हेलो दोस्तों, आज जानते हैं हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। ठीक है, तो चलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में जानते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्षितिज से नीचे होता है। क्षितिज यानी कि जो हम देख पाते हैं बिल्कुल एकदम लाइन बाई, तो उससे क्या होता है, नीचे होता है। तो सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें आकाश में फैलती हैं, जिसमें ब्लू कलर का या येलो कलर का जो भी किरण होता है वो सूर्य में वातावरण वायुमंडल में फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। लेकिन जो रेड कलर का किरण होता है वो वातावरण में फैलता नहीं है, जिसके कारण से वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। आपको पता है कि, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, कि वातावरण में क्या होता है, बहुत सारी वातावरण में परतें होती हैं वायु की। जैसे कि हमारा होता है इसमें कि कहीं वायु गर्म होता है, कहीं वायु ठंडा होता है, तो इस तरह से ये परत बन जाता है। जैसे अपवर्तन का हम जानते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं, कि अपवर्तन कोई भी माध्यम संघन हो या विरल, तो उसके हिसाब से ये होता है। तो यानी किसी भी डिस्टेंस, अगर डेस्टिनेशन क्या डेस्टिनेशन नहीं सॉरी, तो कहेंगे हम डेंसिटी कह सकते हैं। डेंसिटी मतलब वो उसका डेंसिटी अगर बदल जाए, जैसे कि वो गर्म हो जाए तो वो और पतला हो जाएगा हवा, और जैसे ठंडा होगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। इस तरह से जो अपवर्तन का नियम काम करता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, और रेड कलर का तरंग ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो हमारी आंखों तक पहुँच जाता है, जिससे कि सूर्य रक्तताप दिखाई देता है। क्योंकि वास्तव में सूर्य ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है, लेकिन रेड किरण हमारी आंखों तक पहुँच जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रश्न है कि भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभ बताएं। और भूमिगत जल आपको पता है कि, तो भूमिगत जल अब के बारे में हम जानते हैं कि भूमिगत जल से हमारे क्या लाभ है। हमें पता है कि भूमिगत जल से हम पानी का, जो भी पानी पीते हैं या सेवन करते हैं, जैसे कुएं का जल, इस तरह के जल जो होते हैं भूमिगत जल होते हैं। तो भूमिगत जल से हमें बहुत तरह के लाभ होते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, या जो हम प्रयोग करते हैं अपने खान पान के लिए या पशुओं के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं दो उपयोग मुख्य है। भूमिगत जल अत्यधिक स्वच्छ और प्रयोगसिद्ध किया जा सकता है। मतलब कि भूमिगत जल जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्यूरीफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, वो खुद शुद्ध बना हुआ होता है, जो कि भूमि द्वारा बनाया जाता है। कितने मोटे कण, पतले कण, जैसे आप देखे होंगे पंप जब हम गलाते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारे कण आते हैं, मिट्टी आता है, मोटे कण आते हैं, पतले कण आते हैं। इस तरह से पानी छनती जाती है और नीचे स्टोर होती है, यहाँ पे उसका स्तर रहता है। इसलिए हमें पंप को जो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक लाते हैं ताकि शुद्ध पानी मिल सके। चलिए अब इस प्रकार से आप इसी में से दो लिख सकते हैं कि भूमिगत जल जो होता है उसका निम्नलिखित लाभ है। भूमिगत जल का अत्यधिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग होता है, और भूमिगत जल काफ़ी नीचे होता है और इसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है ये। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जानेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैं आपको अभी बता दूंगा। CaSO4 × 1/2H2O होता है, यानी हाफ H2O। ठीक है, इसका उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर कहने का ही मतलब है कि आप प्लास्टर, जैसे कि आपका हड्डी टूट जाता है, कोट टूट जाता है, उसमें जो यूज होता है इसी का उपयोग करते हैं प्लास्टर करने के लिए। ओके, चूना करने के लिए घरों में दीवारों पे, या उसको समतल बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। साथ में प्रयोगशाला में कई दरारों के लिए या छिद्र को बंद करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इससे ना बर्तन, मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये सब निम्नलिखित इसका उपयोग है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा उपयोग है। अब हम जानेंगे कि प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप जानते हैं कि संतुलित यानी कि बराबर, संतुलन कहते हैं ना, संतुलन बना के रखो यानी बराबर, यानी ये जैसे कि संतुलन बनाने का मतलब होता है कि बराबर रखो या अपने को इकट्ठा रखो, इस तरह से होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं हम, जैसे परमाणु जो समीकरण होता है हमारा दो तरफ होते हैं, एक तरफ अभिकारक और प्रतिफल होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ अभिकारक और एक तरफ प्रतिफल होते हैं, यानी जो भाग लेता है क्रिया करने के लिए उसे अभिकारक कहते हैं, और जो उसके द्वारा जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण
कहते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष में तत्वों जो भी तत्व भाग ले रहे हैं या जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनकी जो परमाणु संख्या वो बराबर होनी चाहिए, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ताम्र छीलन, ताम्र यानी तांबे के छीलन को, अगर तांबे के छीलन में लंबे समय तक उसे गर्म करते हैं तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। क्या होता है कि तांबे की जो छीलन होती है उसको अगर हम लंबे समय तक गर्म करेंगे तो उसमें काली परत चढ़ जाएगी और वापस उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो काली परत हट जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि इस क्रिया में को क्या कहते हैं, उसका समीकरण बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। यानी ताम्र यानी कॉपर, तो छीलन, छीलने पे मतलब छील देते हैं ना, उस पर हम थोड़ा इसको प्रयोग कर रहे हैं। चलिए प्रयोग करके भी देखेंगे आगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब। तो छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है, यह उपचयन अभिक्रिया भी कहलाता है। ठीक है, और इसका समीकरण बनता है 2CuO + O2। तापमान यानी गर्म करते हैं तो बनता है 2CuO, यानी कि क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि 2CuO है यानी कि 2O के साथ भी 2 है। ठीक है, समीकरण एक बार देख लीजिए बढ़िया से आप। इस पर हाइड्रोजन, अब देखिए क्या होता है कि जब बोला था कि इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पे क्या होता है, फिर वो दोबारा अपने रूप में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है, क्योंकि इस स्थिति में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ह्रास यानी कि अलग हो जाता है। ठीक है, विस्थापित हो जाता है, और वो क्या करता है विस्थापित होकर के, यह उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है CaUO + H2, H2 को प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा तापमान पे, तो Cu यानी कॉपर बनेगा अलग और H2O अलग बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाता है ये प्रक्रिया। चलिए एक प्रश्न है हमारे पास अयस्क। ओके, देखते हैं अयस्क। अयस्क में क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, तो आप खनिज पहले जानेंगे उसके बाद अयस्क जानेंगे, जिससे हमें दोनों परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो खनिज ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु अपने यौगिकों के रूप में उपलब्ध रहता है। मतलब खनिज क्या कहते हैं, खनिज किसको कहेंगे, ऐसा यौगिक या ऐसा पदार्थ जो कि जिसमें वो धातु होता है जो अपने यौगिक के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, उसे खनिज कहते हैं। यह अधिकांश भूपर पट्टी के अंदर या भूपर पट्टी पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे NaCl और फेल्सपार, अभ्रक इत्यादि। ठीक है, तो अयस्क, अब देखते हैं अयस्क। अयस्क उन खनिजों को अयस्क कहते हैं जिनसे लाभप्रद ढंग से धातु का निष्कासन है। क्या होता है, लाभप्रद ढंग से, यानी कि अच्छे धातु मिले और उसमें कम खर्चा हो और वो आसानी से प्राप्त किया जा सके, ऐसे खनिजों को हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं हमारा जो आया हुआ है 2022 में। बाकी जो भी बता रहा हूँ ना सब 2022 में आया हुआ है, 2022 में ही नहीं और कहीं कहीं भी आया है, तो मैं बताते जाऊँगा आगे से कब कब आया हुआ है। ठीक है, तो ये आया हमारा पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, क्यों, ये जानते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या है और क्यों नहीं रखने जाते हैं। तो खट्टे पदार्थ कॉपर में नहीं रखते हैं, ये देखिए क्यों। दही और खट्टे पदार्थ अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है, जो धातु के साथ प्रक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। लवण भी हानिकारक है और हाइड्रोजन तो हानिकारक है। तो जब पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया के करके क्षारित कर देता है और कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो धातु की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें दही या खट्टे पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। जैसे आप अगर आप नींबू से पीतल को धोएंगे ना तो बिल्कुल चमकने लगेगा, या तांबे को भी। हाँ, धोने पे ऐसा नहीं है कि उसमें रखने से ना एक ऐसा अजीब सा उसमें पदार्थ बनेगा जो कि उसका कलर भी अलग रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय बताएं।
तो लोहे से में जंग लगाने के लिए उपाय तो आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ बचपन से हम करते आते हैं, पेंट या उसको ढक देना किसी ऐसे चीज़ से जिससे उसमें नमी या हवा ना जाए। तो ये आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ऐसे 2019 में भी आया है, 2022 में भी आया है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये होता है हमारा पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा लोहा होता है या लोहे जैसे कोई भी वस्तु होता है उसको हम पेंट करते हैं, क्योंकि उससे क्या हो, नमी और ऑक्सीजन से उसका संपर्क जो होता है टूट जाए, जिससे उसमें जंग ना आए। ये सिंपल है, ठीक है। और इससे हमारा जो लोहा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिका रहे, इसलिए हमें उसे पेंट करना पड़ता है। जस्तीकरण भी होता है जिससे हमारा बचा रहे, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, जो कि हर कोई नहीं करवा सकता और वो आसानी से नहीं होता है, हर चीज़ पे नहीं हो सकता है। जैसे आप पतली चादर वाली बक्से लाएं या कोई ऐसा इक्विपमेंट लाएं जो कि आपके काम का हो। बर्तन भी हो सकता है, छोटा बर्तन, और उस पर आप चाहें जस्तीकरण चढ़ाना तो वो मतलब किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो आपको महंगा ही पड़ जाएगा, इससे अच्छा जस्ता का ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए बर्तन। तो ठीक है, इससे अच्छा है कि पेंट करें और उससे लंबे समय तक अच्छा बनाए रखें, जंग रोधी बनाए रखें, ठीक है। इस तरह हम दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दें। ये 2022 में आया हुआ है। सहसंयोजक बंधन क्या है, यानी सहसंयोजक बंधन, बंधन का मतलब जोड़ना, ओके। सहसंयोजक यानी साथ में जोड़ना, यानी दो परमाणुओं के बीच, ओके, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध सहसंयोजक बंधन कहलाता है, ठीक है। दो परमाणु के बीच जब हो इलेक्ट्रॉन के एक युग्म में साझेदारी करके, यानी इलेक्ट्रॉन एक युग्म में साझेदारी करके क्या बनाएगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे ही वो जुड़ेगा उसे कहेंगे हम सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन वाले अणु में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराण्विक बल कम होता है। मतलब ये मजबूत तो बंधे होते हैं, लेकिन अंतराण्विक बल कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ठीक है। इस तरह से है। हमारे अगले प्रश्न है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, चलिए ये देखते हैं। पहला है पीएच एवं जैव जगत। तो पीएच, हमारे शरीर के लिए पीएच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा बहुत चीज़ कंट्रोलिंग होता है। जैसे हमारे माउथ में अगर अम्ल बढ़ जाए या घट जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमारे दांतों पर क्षय होने लगेगा। इस तरह से मैं अभी बताता हूँ आपको कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। पहला पीएच जैव जगत पे, जैव जो जीवित हैं उनके लिए। तो हमारा शरीर 7.0 तथा 7.8 के पीएच पर सुचारू रूप से कार्य करता है। शरीर के पीएच का मान इस प्रसार से बाहर होता है तो कठिनाई पैदा हो जाती है। यदि मानव के पेशाब का पीएच 6 से घटता है तो बुखार लग जाती है। पेशाब में जलन पेशाब के पीएच के घटने का ही दुष्परिणाम है। यानी कि पेशाब में अगर पीएच मान अगर 6 से कम होगा तो आपको बुखार या जलन का अनुभव होगा, ठीक है। दूसरा है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र क्रिया में हमारा अम्ल बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, जो पेट को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचाने में सहायता करता है। इस अम्ल का पीएच 1 उपयुक्त, यानी कि पीएच 1 उपयुक्त होता है। अपचयन के कारण पेट में अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है, जिससे पेट में दर्द एवं जलन पैदा हो जाती है। यानी पीएच 1 रहना चाहिए, समझ गए। नहीं तो उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे पेट में जलन और दर्द बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिससे हम बोलते हैं एसिडिटी होना। जो कि हम छने हुए तले हुए चीज़ों का खा लेते हैं तो उससे हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। अब जैसे कि हमने अभी बताया कि आपके दांतों पर क्षय होने लगेगा। जब मुंह का पीएच मान यानी 5.5 से कम होने लगता है तो दांत का दंतवक्र क्षतिग्रस्त होने लगता है, ओके। यानी क्या होगा, 5.5 से आपके मुंह का जो पीएच मान है, यानी माउथ का पीएच मान है, जो लार्वा का यानी लार का जो होता है, वो कम नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो कि दांत सुरक्षित रहे। मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान में क्या भाई लाभ है, तो ये लाभ है कि अगर पीएच मान में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी या ज़्यादा कमी हो जाएगी
तो उससे हमारे फसल में नुकसान होगा, फसल का उत्पादन बढ़िया नहीं होगा, जिससे हमें फसल उत्पादन में कमी मिलेगी। तो देखते हैं पीएच मान इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें पीएच मान 7 के आसपास रहना पौधों के लिए विकास के लिए उपयुक्त होता है। यानी 7 यानी कि लगभग आपका उदासीन के हिसाब से रहना चाहिए, ताकि वो पौधों के विकास में कोई रुकावट न डाले। वर्षा जल से और अन्य कारणों से मिट्टी का पीएच घट जाता है। वर्षा जल के कारण मतलब वर्षा ज़्यादा होती है ना, पीएच घट जाता है, क्योंकि वो धुल जाता है एक तरह से, उसमें नमी, ठीक है, घट जाता है। तो मिट्टी की भस्मीय पदार्थ जैसे कली चूना, भखरा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिलाकर मिट्टी के पीएच को नियंत्रित रखा जाता है। अब देखिए जो हम कैल्शियम कार्बोनेट या भखरा चूना जो बोलते हैं, उसको छिड़क देते हैं अपने खेतों में, ताकि उसमें जो हो पीएच मान की पूर्ति हो जाए। प्राकृतिक द्वारा पीएच का नियंत्रण। मुख्य मधुमक्खी अड्डा और डंक से अम्ल का प्रवेश शरीर में होता है, जिससे चमड़े पर जलन एवं दर्द होने लगता है। इसका इलाज आसानी से उपलब्ध मरीचाई का दूध है एवं डंक वाले स्थान पर लगाने से होता है। मरीचाई लिखा हुआ है, सॉरी, मरचा का दूध बोल रहा है कि अगर इसका दूध लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी मधुमक्खी या हड्डा या इस तरह के जो कांटे होंगे उसमें राहत मिलेगी। ओके, तो ये थे अपने पीएच मान के जीवन में उपयोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बने सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोजन और माने कार्बन और हाइड्रोजन से बने सभी रासायनिक समीकरण यौगिक जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H6, C3H8, इस तरह से इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन कहलाता है। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विअबंध या त्रिअबंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विअबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं, तथा ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक अधिक 3 अबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। तो ये भी आपने समझा कि एल्काइन, एल्केन और एल्कीन ये तीनों कैसे होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर रहेगा हमारा, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन रहेगा, संतृप्त में एल्केन रहेगा। अगर एक या दो बनते हैं बंधन हाइड्रोकार्बन में तो ये एल्कीन हो जाएगा। अगर 1 या 3 बनते हैं तो हो जाएगा एल्काइन। ओके, तो इस तरह से होता है ये हमारा हाइड्रोकार्बन का। अब ये देखते हैं हम, अगला प्रश्न है जीव विज्ञान से, ये 2022 में आया हुआ है, और ये सारे भी प्रश्न पीछे वाले सारे 22 के थे, 2022 के थे। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। तो रक्त का द्विगुण परिवहन, द्विगुण परिवहन से ही आपको परिभाषित हो रहा है कि द्विगुण यानी 2 गुण वाला। तो चलिए पहले देखते हैं कि द्विगुण है क्या, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो द्विगुण परिवहन परिसंचरण का संबंध रक्त परिवहन से है। परिवहन के समय रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है और शुद्ध होकर बाएं अलिंद के पास आता है। यानी बाएं से दाएं से जाएगा अशुद्ध रक्त दाएं से जाएगा, निलय के फेफड़े में आ जाता है और शुद्ध होकर बाएं के अलिंद के पास आता है। ओके, तो चलिए देखेंगे इसको कैसे। इसको देखने के लिए हम करेंगे एक, यहाँ बनाएंगे दायां निलय और फिर अशुद्ध रक्त जाएगा फेफड़ा में और शुद्ध रक्त आएगा और बायां नालिन में। इसे पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। शुद्ध होने के बाद रक्त बायां निलय से पूरे शरीर में चला जाता है और फिर अशुद्ध होकर बायां अलिंद में प्रवेश कर जाता है। इसे दैहिक सिस्टेमेटिक परिसंचरण कहते हैं। बायां अलिंद, शुद्ध रक्त
शरीर और अशुद्ध रक्त दायां अलिंद। ओके, तो इस तरह से हमारा होता है अलिंद, जो कि ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को एक, इसलिए ये द्विगुण रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं, क्योंकि 2 बार परिवहन हो रहा है इसलिए। देखिए परिभाषा जो होता है आपके प्रश्न से पता चल जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए और समझिए, और अपने भाषा में खास करके आंसर दिया कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है, एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें। ठीक है, तो बस सहायक अंग का वर्णन करना है। तो पुष्प पौधे में फूल लैंगिक जनन में सहायता करता है, फूलों में बीज बनते हैं, फूल में एक आधारी भाग होता है जिस पर फूल के सभी भाग लगे होते हैं, इसे पुष्पन कहते हैं। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है ब्राहा दलपुंज या हरी पत्तियाँ, दूसरा होता है दलपुंज या रंगीन पत्तियाँ, तीसरा होता है पुकेसर, चौथा होता है स्त्री केसर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। इसमें यह फूल का सबसे बाहरी भाग है, यह हरी पत्तियों के रूप में होता है, इसे ब्राहा दल कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज या रंगीन पत्तियाँ। तो ये देखिए हम जानते हैं ब्राहा दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। इनका कार्य कीटों को आकर्षित करके पराग में सहायता करना है, यानी पराग के लिए जो होता है उसको सहायता करना है, ये अलग अलग कलर में, ताकि वो मोहित हो और कीड़े मकोड़े वहाँ आए और उनसे वो संपर्क करके अपना प्रक्रिया कर सकें। अब पुकेसर होता है। पुकेसर का काम क्या है ये देखते हैं। यह फल का महत्वपूर्ण भाग है। पुकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पराग सूत्र एवं पुंत्र तंतु। पुंत्र तंतु पराग सूत्र भोजी द्वारा परागकोश से जुड़ा होता है और परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। यह निषेचन के बाद बीज बनाते हैं, मतलब यह क्रिया जो करता है, कोई आया उसमें बैठा और उससे क्रिया करके और बीज बनाया। स्त्री केसर, यह फल का मादा भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजाणु होते हैं जो कि क्रिया करके फल बनाते हैं। ओके, अब है ये कायिक जनन क्या है। अब आगे जानेंगे कायिक जनन क्या है। कायिक जनन, कायिक प्रबंधक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इससे पौधे का कोई भी भाग नए पौधे के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसे हम लगाए होंगे बहुत सारा कलम या उसको साटा बोलते हैं हम लोग। तो जब मान लीजिए ये 2 पेड़ हैं, दोनों पेड़ को जब सटाया जाता है और इसमें बांध दिया जाता है, बरसात के दिन में खास कर किया जाता है, तो और मिट्टी या उसमें उपला, मतलब उपला नहीं सॉरी गोबर कहिए या उसको क्या कहते हैं, मड कहिए, इस तरह से आकर के उसे ना बांध देते हैं ताकि उसमें क्या हो, जड़ निकल आए, और उसे हम बोलते हैं सटा या कलम बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो जनन मतलब क्रियाएं होती हैं वो कायिक जनन क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कर्तन भी बोलते हैं, इसका एक नाम कर्तन भी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न एक है हमारा, धमनी तथा सिरे में अंतर बताएं। धमनी और सिरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं धमनी और सिरा, धमनी और सिरे में अंतर। ओके, तो चलिए देखिए ये हमारा है धमनी और सिरे में अंतर। धमनी, ये देखिए ये दोनों चीज़ें होती हैं किसमें, हृदय में। किसमें होती हैं, हृदय में।